आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमास गाजा की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर रहा है। इसका क्या मतलब है और आगे गाजा में क्या होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमास ने एक अनाउंसमेंट किया है कि गाजा के अंदर जो उसकी डी फैक्टो गवर्नमेंट थी उसको वो डिसॉल्व करेगा। डी फैक्टो का मतलब होता है कि इस सरकार को ऑफिशियली या लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन असल में ऑन ग्राउंड इसी के पास असली पावर थी। यही डे टू डे डिसीजन मेकिंग कर रही थी। हमास ही गाजा स्ट्रिप को प्रैक्टिकली चला रहा था। कई देशों के समेत यूनाइटेड नेशंस का भी यही मानना है कि गाजा की ऑफिशियल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। लीगली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही सभी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा की इंचार्ज है। तो इस प्रकार की जो ऑफिशियल लेजिटिमेट और लीगल गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है डे ज्यूरे। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, लेकिन असल में रियलिटी में इन प्रैक्टिस गाजा में हमास के पास ही असली पावर है। गाजा में डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। वहां पर हमास ही मिनिस्ट्रीज को गवर्न करता है, पब्लिक सर्विसेज को देखता है, और ऐसा लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से हो रहा है। यानी हमास ही गाजा में डी फैक्टो गवर्नमेंट चला रहा है। चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें सिविल सर्विसेज को मैनेज करना, लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना, पब्लिक स्कूल्स, हेल्थ केयर, म्यूनिसिपल सर्विसेज जैसी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये सब हमास कर रहा है। इवन सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट भी हमास देखता है। उसकी खुद की पुलिस फोर्स है, कोर्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं गाजा के अंदर हमास ने। मिलिट्री प्रेजेंस तो है ही। अल कसम ब्रिगेड हमास का आर्म्ड विंग है। हमास ही बॉर्डर्स को कंट्रोल करता है, हथियारों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है गाजा के अंदर, इंटरनल डिफेंस देखता है। तो इसी की वजह से गाजा के अंदर एक पावर कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि डे ज्यूरे गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, लेकिन डी फैक्टो गवर्नमेंट हमास की है। लेकिन अब एक बड़े डेवलपमेंट में हमास ने अनाउंस किया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ट्रांजिशन करने के लिए तैयार है। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वॉर के खत्म होने के बाद गाजा को किस प्रकार गवर्न करना है इसके ऊपर डिस्कशंस हो पाएं। हम अपनी डी फैक्टो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार के अनाउंसमेंट करके। हमास ये दिखाना चाहता है कि वो गाजा स्ट्रिप के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए कमिटेड है। क्योंकि देखिए, जब भी सीज फायर टॉक्स होती थी उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या होता था? गाजा के ऊपर हमास का डायरेक्ट कंट्रोल। इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होते थे कि वॉर के बाद गाजा को कौन गवर्न करेगा, क्योंकि इजराइल और यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमास ही गाजा को गवर्न करता रहे। तो अब जब हमास ने अनाउंस किया है कि वो फॉर्मल गवर्नेंस से स्टेप अवे करेगा, तो इससे नेगोशिएशंस थोड़े से आसान हो जाएंगे। हमास के एडमिनिस्ट्रेशन से हटने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल अथॉरिटी एक नई कमेटी को ट्रांसफर की जाएगी। वही गाजा में नई अथॉरिटी होगी। इसका नाम होगा नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैक्ड एक कमेटी होगी जिसके अंदर पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स होंगे। टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? किसी टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, साइंस, मेडिसिन हो गई। इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स में इन लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। इस वजह से टेक्नोक्रेट्स आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स के ऊपर डेटा और लॉजिक को रखते हैं। तो इस तरीके के टेक्निकल एक्सपर्ट्स का एक बोर्ड बनाया जाएगा जो गाजा की गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। प्रयास यह है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की जगह प्रोफेशनल्स को रखा जाए, एक्सपर्ट्स को रखा जाए, जैसे कि इकोनॉमिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, ताकि गाजा के अंदर एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सके। साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर ये टेक्नोक्रेट्स प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाएं और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बना पाएं। यानी गाजा को गवर्न करने के लिए जो नई कमेटी बनाई जा रही है उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन के बजाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्रेफर किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। ये बस एक इमर्जिंग पॉसिबिलिटी है। इजिप्ट और कतर जैसे अरब देश इस प्रकार के आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि गाजा के अंदर टेक्नोक्रेटिक या इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए हमास के डायरेक्ट रूल के बजाय। बिकॉज जब आप इस प्रकार के टेक्नोक्रेट्स को अपॉइंट करते हैं तो इनके ऊपर इलेक्शन का प्रेशर नहीं होता। ये आपस में इस बात के लिए कॉम्पीट नहीं करते कि पब्लिक में पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ानी है। लॉबिंग वगैरह का चक्कर खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है? फोकस लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी पर आ जाता है। इस प्रकार के टेक्नोक्रेट्स पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर किसी भी समस्या को रैशनली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गाजा के अंदर हमास के डायरेक्ट रूल के बजाय इस प्रकार के टेक्नोक्रेट्स के द्वारा गवर्नेंस को प्रेफर किया जा रहा है। इससे एक फायदा यह भी होगा कि इंटरनेशनल डोनर्स जो अभी तक हिचकिचा रहे थे गाजा में हमास के रूल के कारण, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग को लेकर जो श्योर नहीं थे,
एक नई टेक्नोक्रेटिक कमेटी के आने से उनकी रिलक्टेंस थोड़ी कम होगी। इससे गाजा में एड और रिकंस्ट्रक्शन के फंड्स इजीली फ्लो कर पाएंगे। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी इंप्रूव होगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से ये फ़ायदा होगा। हालांकि सिक्योरिटी चैलेंजेस बने रहेंगे, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि हमास ने यह अनाउंस किया है कि वो गाजा की गवर्नेंस को हैंडओवर कर रहा है। हमास ने सरेंडर नहीं किया है। हमास गाजा से डिसअपियर नहीं हो गया है। हमास ने इस प्रकार का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो डिसआर्म करेगा, अपने हथियार डाल देगा या गिव अप कर देगा। वो अपना रेजिस्टेंस जारी रखेगा। ध्यान रखिएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का रोल एंड हो रहा है। हमास डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हमास का मिलिट्री विंग बना रहेगा। वो गाजा में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करना जारी रखेगा। इवन हमास की डी फैक्टो गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज थी, उसमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वो बने रहेंगे। उन्हें स्टेट एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि वो डे टू डे फंक्शनिंग से वाकिफ हैं, इसलिए बेसिक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाने के लिए नई नेशनल कमेटी के अंदर इनकी सर्विसेज को जारी रखा जाएगा। यानी भले ही एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को इनके ऊपर बैठा दिया जाए, लेकिन डे टू डे फंक्शनिंग में हमास का इन्फ्लुएंस बना रहेगा। तो एक तो हमास इस बात पर साइलेंट है कि क्या वो डिसआर्म करेगा, अपने हथियार डालेगा, क्या वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गाजा की सिक्योरिटी हैंडओवर करेगा, इस सब को लेकर क्लैरिटी नहीं है। हमास का तो यही वर्जन है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं का कंट्रोल रहेगा गाजा की लोकलाइज सिक्योरिटी और पॉलिसी के ऊपर। इस प्रकार की चीज़ें ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा सुझाए गए पोस्ट वॉर रोड मैप से क्लैश करेंगी, क्योंकि यूएस का ये वर्जन है कि जो नई बॉडी रहेगी वही गाजा के गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन को ओवरसी करेगी। गाजा के अंदर सभी हथियारों के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। यूएस का कहना है कि हमास ने भले ही कुछ भी अनाउंस किया हो, लेकिन वो सिचुएशन को एक्शंस के बेसिस पर जज करेगा, शब्दों के बेसिस पर नहीं। यानी डेडलॉक्स और हर्डल्स बने रहेंगे। गाजा में जो हमास को लेकर ये बड़ा शिफ्ट का अनाउंसमेंट है, ये खाली अभी तक पेपर पर ही है। ग्राउंड पर इसे इंप्लीमेंट करने में स्टीप चैलेंजेस बने हुए हैं। ये भी देखना होगा कि हमास के अनाउंसमेंट को लेकर इजरायली प्रतिक्रिया क्या रहती है, बिकॉज हमास और इजराइल के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्टिंग ट्रूथ्स को वायलेट करने का आरोप लगाते रहते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है कि हमास लेड सिविलियन गवर्नेंस एक यूएन बैक्ड टेक्नोक्रेटिक बॉडी में शिफ्ट होने जा रही है, ये ट्रांजिशन पीरियड काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि अभी भी क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि हमास का टोटल डिसआर्मामेंट, उसका क्या होगा, लोकलाइज्ड पुलिसिंग कैसे होगी, गाजा के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का क्या होगा, क्योंकि गाजा का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर यही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तय करेगा। तो अभी भले ही हमास ने अनाउंस कर दिया है कि वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेप अवे कर रहा है, लेकिन अभी भी हमास, इजराइल और इंटरनेशनल मॉनिटर्स के बीच में बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स अनरिजॉल्व्ड हैं, जो ऑन ग्राउंड किसी भी मेजर बदलाव में रुकावट पैदा करेंगे।